आधुनिक रूप लेती जा रही है शिक्षा और बदलता जा रहा है इसका मतलब भी। जहां लोग शिक्षित नहीं हैं, वहां पिछड़ जाता है समाज और फिर देश। लेकिन कई सवालों से घिरा है ये शिक्षा, जिसका समाधान है जरूरी। तो देखिए सिर्फ सबरंग समाचार पर शिक्षा और समाधान। नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव को लेकर के लोगों के मन में अभी भी सवाल है कि क्या है नई शिक्षा नीति। नमस्कार, मैं सबरंग समाचार से रुचि शर्मा और आइए आज मिलते हैं यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक नाग जी से, जो कि बॉटनी के बहुत ही चर्चित और जाने माने प्रोफेसर हैं। नमस्कार, सबरंग समाचार में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते रुचि जी। सर, नई शिक्षा नीति के बारे में बताएं, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं कि क्या है ये नई शिक्षा नीति और अभी जो पहले थी और अभी जो बदलाव हुए हैं वो क्या है। देखिए, ये 1986 में शिक्षा नीति नहीं आई थी। उसके बाद ये पहली बार 2020 में ये आई है शिक्षा नीति नहीं। तो अब पहली चीज़ ये थी कि हमारा 10+2 था सिस्टम, जो हमारा था वो 10+2 था। अब उसको हटा के 5+3+3+4 आ गया। इसका मतलब है कि पहले जो 12 साल की पढ़ाई होती थी वो अब 15 साल की पढ़ाई होगी। इसमें पहले होता था कि 6 वर्ष की आयु में बच्चे आते थे, पहली कक्षा में एडमिशन लेते थे। तो ये कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में ये लगातार पिछले 5 साल से उन लोगों ने काम किया और एक अच्छा ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है। इसमें बेसिक बात यह है कि अब 3 साल की उम्र में ही बच्चे जाएंगे एडमिशन लेने और 3 साल तक उन्हें सिर्फ खेलना है। ये प्ले स्कूल का कंसेप्ट लेके आए हैं और 3 साल तक लगातार वो बच्चे सिर्फ खेलेंगे और खेलते खेलते ही थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे। और पहली कक्षा और दूसरी कक्षा भी इसी 5 साल के दरमियान, जो फाउंडेशन कोर्स कहलाता है। तो इस दरमियान कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा उनका। इसके बाद जब वो पास करके तीसरी कक्षा में जाते हैं तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ये 3 साल का कोर्स। तो इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज और कुछ सब्जेक्ट्स जो आर्ट्स है, साइंस का कुछ सब्जेक्ट, कुछ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, ये उनको पढ़ाए जाएंगे। फिर जब वो इसमें लेकिन एग्ज़ाम्स होंगे प्रॉपर, जो सालाना एग्ज़ाम्स होते हैं वो एग्ज़ाम्स होंगे। और उसके बाद में फिर ये 5वीं के बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में जब पहुँचेंगे तब इनको एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ना होगा और इनको एक वोकेशनल कोर्स लेना होगा। जो अभी लिस्ट आया नहीं है, वो लिस्ट का वो अभी जो नई शिक्षा मंत्रालय है वो हमें लिस्ट वो प्रोवाइड करेगी। तो अभी उन्होंने एक बेस बनाया है और इसके बाद जो 5+3+3 हुआ, 4 में 8, 9, 10th, 11th, 12th की पढ़ाई उनको लगातार करनी है। इसमें उनको एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना होगा, वोकेशनल की एक पढ़ाई होगी और एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ना होगा। और फॉरेन लैंग्वेज में चाइनीज़ को छोड़ के बाकी सारी लैंग्वेजेस को इसमें समाहित किया गया है। और 9, 10th, 11th, 12th सेमेस्टर सिस्टम होगा, हर 6 महीने पे एग्ज़ाम होगा, वो आपको पास करना है। तो ये नई शिक्षा नीति है जो 5+3+3+4 है। तो सर, जिज्ञासा है कि बच्चे जो हैं 6 तक मातृभाषा को रखना अनिवार्य है, इसके बारे में आप क्या? नहीं, बहुत अच्छी पहल है ये, क्योंकि भाषा तो भाषा है, जो मुख से बोली जाए वो भाषा है। और निश्चित रूप से आप अगर फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो रीजनल लैंग्वेज को सुदृढ़ बनाने का एक ये तरीका है। तो इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी शिक्षा नीति बनी है इस बार और होपफुली इसमें जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं लोगों के मन में वो आने वाले समय में और क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि ग्रेजुएशन अब 4 साल का होगा। जो बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन पाके 12th पास करके जाएंगे आगे पढ़ाई करने के लिए ग्रेजुएशन में, तो यूनिवर्सिटीज़ में अब 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। अगर आप 1 साल करते हैं तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट की मिलेगी, 2 साल करते हैं तो डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल करते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। अब जो बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन करके निकलना चाह रहे हैं वो इस स्टेज पर निकल सकते हैं। निश्चित रूप से रुचि जी, हमारे यहाँ जैसे 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है, इसमें एक बड़ी संख्या युवाओं की है
और युवा अपने यहाँ हमारे जैसे खनिज संपदा के मामले में लीजिए तो ज़मीन के नीचे हम नंबर 1 हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर हम लास्ट बट 1 हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और हमारे यहाँ एक्चुअल प्लानर्स की कमी है। जो भी सरकारें आई, जो भी चीज़ें आई, किसी ने भी रोजगार को एक मुख्य तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। अगर हमारे यहाँ नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते, नए कल कारखाने खुलते, नए ITI खुलते, नए कोई भी जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुलती, हमारे यहाँ पे नए नए लोग, अगर स्थिति यहाँ पे शांत रहती और जो अब शांत हो चुकी है, तो जो हमारे यहाँ पे पर्यटन की चीज़ें हैं, हर जगह पे यहाँ पे रोजगार उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि प्रकृति ने झारखंड को खासकर इतना अच्छा बनाया है कि ना यहाँ बाढ़ की चिंता है, ना यहाँ सूखा की चिंता है, ना यहाँ पे कहीं से आपके पहाड़ के गिरने की चिंता है। तो जो इतनी अच्छी जगह है, जहाँ की इतना अच्छा वातावरण है, जहाँ पूरे वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैसे हम अपने यहाँ के 50 लाख लोगों को हर वर्ष रोजगार दे सकें। इसके लिए एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में अभी जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी वो कतई हो नहीं रही हैं। देखिए, राजा का जो आप प्राचीन काल से भी देखिए तो राजा का मुख्य कर्तव्य होता है जान की रक्षा। माल की रक्षा बाद में आप कर लीजिएगा, तो जान की रक्षा जब तक नहीं होगी तब तक माल की रक्षा नहीं होगी। और अनफॉर्चुनेटली आज के समय में हम माल की चिंता में जान को खोते चले जा रहे हैं। मैंने तो एक अपने बाकी सारे समर्थकों के साथ में एक मुहिम भी चलाई थी कि राज्य को एक बड़ा अस्पताल चाहिए। आप 500 एकड़ भूमि में एक नया अस्पताल, रिम्स से भी बड़ा अस्पताल पूरे झारखंड में कहीं पर भी बनाइए और उसको कम से कम 5000 बेड वाला अस्पताल बनाइए। आप अगर कुछ कर नहीं सकते हैं तो हम जितने लोग हैं, हम 500 रुपया चंदा अगर देंगे तो 2 करोड़ लोग चंदा देंगे, वो तैयार हो जाएंगे। और 10 अरब में आप वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं। तो कोरोना काल को समझने की ज़रूरत है, जान माल की हिफाजत करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हों तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोरोना के संकट से हम निजात पा सकेंगे और आने वाले समय में एक समृद्ध झारखंड बना पाएंगे। धन्यवाद, बहुत सारी जानकारियाँ दी इन्होंने। सबरंग समाचार की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद।